Hello everyone, I'm Kripa Singer Pandey and you are watching Legal Narrative. In this session, we are going to discuss the most important MCQs of the Constitution of India 1950, which is going to be relevant and useful for any competitive examination, whether it is civil services or any legal field examination, whether it is a law entrance examination or judicial service examination. So let's begin. ज़्यादातर यूज करते हैं वो स्टेट के खिलाफ यूज करते हैं। तो स्टेट के खिलाफ जब हम फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराते हैं तो हमें स्टेट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और स्टेट की डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है? आर्टिकल 12 में दी हुई है। यानी कंसेप्ट ऑफ स्टेट हैज़ बीन इंश्राइंड अंडर कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 12। सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बताइए। बिल्कुल, डेफिनेशन ऑफ ये किसके दे रहा है? स्टेट की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, तो आर्टिकल 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर टू डिसाइड वेदर एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी शुड बी ट्रीटेड एज स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, कि मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, कि फंक्शन विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि प्रॉफिट अर्निंग। बताइए कौन सा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, प्रॉफिट अर्निंग का कोई भी बेसिस नहीं लिया गया है, लेकिन अगर डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है स्टेट का तो वो क्या मान ली जाएगी? इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट मान ली जाएगी। ठीक है। डीप एंड परवेसिव कंट्रोल का मतलब होता है कि उसके भले ही वो ऊपर से लग रही हो कि प्राइवेट संस्थान है, लेकिन अंदर से बेसिक यानी डीप यानी अंदर से, और परवेसिव किसका मेन कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। ठीक है। तो क्या कौन सी कैसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी बन जाएगी? गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटेलिटी बन जाएगी और वो स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, वो स्टेट की कैटेगरी में आ जाएगी। और मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द, अगर मोनोपोली स्टेटस है तो आएगा ही स्टेट में। और फंक्शन व्हिच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तब तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए स्टेट के डिफिनेशन में अंडर आर्टिकल कौन सा? अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्टेट में क्या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना की डाइटी। बिल्कुल सही। ये बिल्कुल बिल्कुल, a deity is not a state, a deity is not a state। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना तो है ही। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पटना क्यों है? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें स्टेट का कंट्रोल है और फंक्शनिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 12 कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 किस पार्ट में आता है? तो फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कहाँ से आता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बताइए। A partnership firm, a company established under the Companies Act, की कोऑपरेटिव सोसाइटी, की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फॉर द पर्पजेस ऑफ आर्टिकल 12। कौन सा है स्टेट? कौन सा है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, की इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, की हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। बिल्कुल सही। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या है? स्टेट है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉर्पोरेशन इज स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इज अ बॉडी रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू लॉ, कि इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? इंस्ट्रूमेंटेलिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पजेस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU दिल्ली की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट,
कि ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन की दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? बिल्कुल ब्रिटिश एयरवेज, क्योंकि ये ब्रिटिश की इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो सकती है, इंडियन की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सी आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? पार्ट 3 एंड 4 पे अप्लाई होता है कि ओनली पार्ट 3 पे होता है कि ओनली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे होता है? बताइए। पार्ट 3 एंड 4 दोनों पे होता है, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 37 है वो बताता है कि जो डेफिनेशन दी है आर्टिकल 12 में, वही सेम डेफिनेशन कहाँ पे भी लागू हो जाएगी? पार्ट 4 पे भी अप्लाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट विद इन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन स्टेट है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? नेशनल बुक ट्रस्ट की, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, राजीव गांधी ट्रस्ट बोर्ड की, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज? बताइए। नेशनल बुक ट्रस्ट, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता चल रहा है कि कौन है अदर अथॉरिटीज़ कौन नहीं। तो जो हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं उसकी लास्ट लाइन में हम पढ़ते हैं कि एक अदर अथॉरिटीज़ दी हुई है। उस अदर अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे केसेस में इंटरप्रेट करते हुए बहुत सारी चीज़ों को स्टेट बता दिया है और बहुत सारी चीज़ों को स्टेट नहीं बताया है। जैसे आप लोगों ने जी टेलीफिल्म का केस पढ़ा होगा, राजीव रंजन जब कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था तो उस समय उसने बताया था कि जी टेलीफिल्म केस में बताया गया कि BCCI इज़ नॉट अ स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा स्टेट नहीं है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के, नेशनलाइज्ड बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ की, गृह कल्याण केंद्र? ए इज़ द राइट आंसर। NCERT इज नॉट ए स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द 7 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी 2002 ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन द केस ऑफ, कौन सी केस को इसमें ओवर रूल किया गया? बिल्कुल सभाजीत तिवारी के केस को ओवर रूल किया गया, क्योंकि उसमें भी अदर जो अथॉरिटीज़ है वर्ड यूज किया गया है, उसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को बता दिया था कि दे आर विद इन द परव्यू ऑफ द वर्ड अदर अथॉरिटीज, हेंस दे आर स्टेट विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउएवर इन द केस ऑफ प्रदीप कुमार विश्वास वर्सेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी द सिनेरियो हैज़ बीन चेंज्ड, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच केस फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैड laid down certain principles to decide as to when a corporation can be said to be an instrumentality of the state? किस उसमें बताया गया? रमना दयाराम सेट्टी यानी RD सेट्टी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम की, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहन लाल की, सोम प्रकाश रेखी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? बिल्कुल सही बात है। व्हेन ए कॉर्पोरेशन कैन बी सेट टू बी एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ द स्टेट, ये RD सेट्टी वाले केस में बताया गया है, RD सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। हाउएवर क्लास 3 to 5 lays down the following several exceptions to the rule of equality. Though any citizen of India, irrespective of his residence, is eligible for any office or employment under the Government of India, class 2 residence may be laid down as a condition for particular classes of employment under a state or any local authority therein by an act of parliament in the behalf. Class 3. Number second is, the state as defined under article 12 may reserve any post of appointment in favor of any backward class of citizen who in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. Class 4. बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल दोनों करेक्ट हैं, 1 and 2 both are correct. Next question is, the definition of state under article 12 of the constitution of India is limited to part 3rd unless the context otherwise require, कि applicable to all parts of the constitution, कि limited to part 4, कि limited to part 5. बिल्कुल सही, A is the right answer, limited to part 3rd unless the context otherwise requires. Question number next is, point out incorrect statement. सभाजीत तिवारी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स प्रोपाउंड किया गया था, कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट प्रोपाउंड किया गया था, कि जी बस्सी रेड्डी वर्सेस में आर्टिकल 12 को डिस्कस किया गया था, कि बसेश्वर नाथ के केस में फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया था. इनकरेक्ट हमको फाइंड आउट करना है.
तो क्या है, सबाजीत तिवारी में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को नहीं डिस्कस किया गया था, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिट कैन नॉट बी इश्यूड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट, ट्राई, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की पोर्ट ट्रस्ट। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट के खिलाफ रिट इश्यू नहीं की जा सकती है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ओके अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Which of the following is not state for the purposes of Article 12 of the Constitution? Indian Council of Agricultural Research कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की NCERT की CSIR। बिल्कुल, NCERT is not a state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India. Okay. Next question is the term state as mentioned in Article 12 of the Constitution of India includes, क्या include करता है? LIC, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI की इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज़, बताइए LIC इंक्लूड करता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रन बाई सोसाइटी एज ए स्टेट से रिलेटेड है। PK रामचंद्र अय्यर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है? ICAR एज ए स्टेट से रिलेटेड। सबाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस चीज़ से रिलेटेड है? CSIR एज ए स्टेट से रिलेटेड है। टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज एज नॉन स्टेट। तो C इज़ द राइट आंसर, C इज़ द राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सब लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो अभी के अभी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, An electricity board terminated the services of certain employees arbitrarily without giving notice. Which one of the following alternative remedies can be best adopted by their concerned employees? कौन सी रेमेडी को एम्प्लॉय कर सकता है? बिल्कुल सही, द एम्प्लॉय कैन मूव टू द हाई कोर्ट बाई रिट एज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज इंक्लूडेड विद इन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। A is the right answer. A is the right answer. Next question is which of the following articles of the Indian Constitution deals with the laws inconsistent with the fundamental rights? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा था उसमें बताया गया था आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 बात करता है कि कोई भी अगर लॉज इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, विद द फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन दे आर क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का राइट किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में करती है? बिल्कुल, आर्टिकल 32 में जा कर के वो क्या कर देती है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। और आर्टिकल 13 भी इस चीज़ का पावर देता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। हो गया, तो आर्टिकल 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू, आर्टिकल 13 का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योर पैरामाउंसी ऑफ फंडामेंटल राइट, क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देंगी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देंगी और वो नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 13 फॉल्स विद इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 13 किस पार्ट में फॉल करता है? तो पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कहाँ से कहाँ तक है? सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है पार्ट थर्ड? बिल्कुल सही, सबका सही है। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन, जुडिशियल रिव्यू किस चीज़ पर बेस्ड है? बताइए। बिल्कुल, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर बेस्ड है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओवर द लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर? बिल्कुल, A 13, आर्टिकल 13 बात करता है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब समझ में आया सबको? व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस? प्रेसिडेंस मतलब होता है कि प्रिविलेंस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल जो पार्ट थर्ड के जो भी प्रोविजन है उनसे अगर कॉन्ट्राडिक्शन में उनके कॉन्ट्रेरी कोई लॉ बना दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा।
किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स आर, क्या होंगे वो? वाइड होंगे, वाइडेबल होंगे, रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट्स होंगे कि नन ऑफ द अबव होंगे? वाइड होंगे, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिए जाएंगे, उनकी जो वैलिडिटी होगी वो नल होगी, नल एंड वाइड होगी, जीरो होगी। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ इंक्लूड्स, लॉ की डिफिनेशन में क्या क्या आते हैं? लॉ को कहाँ पे डिफाइन किया गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 13 क्लास 3 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। वो क्या प्रोवाइड करता है कि एनी ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ इज कॉल्ड लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लॉ अच्छा ये बताओ कि आप लोग रट्टा मार रहे हो ना, जो जो आपको आर्टिकल और सेक्शंस बताए गए हैं कि ये इनको आपको याद कर लेना है। जो जो लोग भी नहीं याद कर रहे हैं उस चीज़ को, वो जाएंगे और अभी से अभी जितना भी बज रहा है, कितने बजकर कितने मिनट हो गए, रुक जाओ, हाँ 10:42 कितना 10:22 मिनट हो रहा है। मेरी घड़ी हो सकता है पीछे हो, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जाकर के रट्टा मारोगे, मारोगे कि नहीं मारोगे? सब लोग रट्टा मारोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लास 3 सब क्लास ए of the constitution include ordinance, order, notification, bylaw, rule, regulation, custom or usage having in the territory of India the force of law। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा? 1 2 3, 1 and 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3, बताइए। बिल्कुल 1 2 and 3 only, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग जाकर के BRX से इस चीज़ को पढ़ लोगे एक बार। In which of the following cases did the Supreme Court held that an amendment of the Constitution under Article 368 was law within the meaning of Article 13 of the Constitution of India? बताइए। बिल्कुल सही, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये बात बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इज ए लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट केस। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू, किससे? फंडामेंटल राइट से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी के, ऑल ऑफ द अबव। ए फंडामेंटल राइट, पार्ट 3 में किससे डील किया गया है? फंडामेंटल राइट से डील किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, कैन कस्टमरी लॉ प्रेवेलेंट इन इंडिया मे बी टेस्टेड एज द टचस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ? यस, नो, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एप्लीकेशन। बताओ। यस, इफ इट हैज़ फोर्स ऑफ लॉ, क्योंकि आर्टिकल 13 अपना जब लॉ को डिफाइन करता है आर्टिकल 13 क्लास 3, तो उसके लास्ट वर्ड लिखा है कि कस्टम और यूसेज आर एनीथिंग लाइक नेचर व्हेन हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। जब वो फोर्स ऑफ लॉ रखेंगे तभी उनको लॉ माना जाएगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज गिवन इन, किस में दिया गया है? आर्टिकल 13 में ही दिया गया है। आर्टिकल 13 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन, कौन से केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को फॉर्मुलेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने? बिल्कुल भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में किया है। नोट डाउन कर लोगे आप कि इन द केस ऑफ भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles of the Indian Constitution provides for power of judicial review of legislative function? बताइए। बिल्कुल आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये चेक करेंगे कि जो लॉ बनाए गए हैं स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के द्वारा वो कंसिस्टेंट हैं किसके? फंडामेंटल राइट के और वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कि नहीं। अगर वो इनकंसिस्टेंट होंगे तो उनको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, वाइड घोषित कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ मेड बाय द स्टेट व्हिच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 शैल बी, उनका क्या स्टेटस हो जाएगा बताइए? वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, वो उस एक्सटेंट तक क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रावेन, जितने एक्सटेंट तक कॉन्ट्रावेन करते होंगे उतने एक्सटेंट तक क्या हो जाएंगे? वाइड हो जाएंगे। लेकिन बाकी का पोर्शन जो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा यानी कंसिस्टेंट होगा ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे बस समझ। फंडामेंटल राइट कैन नेवर बी अमेंडेड एज इट बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द पार्लियामेंट, सच रूलिंग वाज गिवन इन, किस केस में ये बात बताई गई, गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बात बताई गई। इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होंगे उनको अमेंड करने का राइट किसके पास नहीं होगा, पावर किसके पास नहीं होगा, पार्लियामेंट के पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का को कहाँ किस केस में बदल दिया गया, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी स्टेट ऑफ केरला में बदल दिया गया। ठीक है, ये तो हमने क्रैश कोर्स में आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आपके इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या केस क्या पूछा जाएगा। जब हम जुडिशरी बैच में जो कि 15 जुलाई 2024 से लॉन्च हो रहा है, उसमें हम आपको इन टोटो बताया करेंगे। इन टोटो मतलब वो इन टोटलिटी कि क्या होगा, पूरा सब्जेक्ट ऐसे बताएंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। और प्लस आपको एक रेडी टू यूज नोट्स देंगे, आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ क्लास में सुनना होगा ध्यान से, और कुछ चीज़ें जो आपको लगे कि जॉट डाउन करनी होंगी वो जॉट डाउन कर लेना आप लोग। और फिर उसके बाद में क्या होगा, आपको नोट्स दिए जाएंगे और उन नोट्स का रट्टा मारना है और जज बनना है। सिंपल फंडा अपना। ठीक है, रट्टा मारो जज बनो। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स आर प्रोवाइडेड, किस प्रोविजन में बताया गया है? आर्टिकल 13 क्लास 1 में ही प्रोवाइड कर दिया गया है। आर्टिकल 13 क्लास 1 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को प्रोवाइड कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑन द इश्यू ऑफ, किस चीज़ पे यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेस्ड है बताइए? इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, की इलेक्शन की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बताओ। बिल्कुल सही, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किसमें बताया गया? यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज इट हेल्ड दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 368 वुड बी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13 क्लास 2 लाइक एनी अदर लॉ, बताइए किस केस में बात बोली गई? बिल्कुल गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया, क्योंकि इसी में बोला गया था कि अमेंडिंग पावर यानी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस में बोला गया था? गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि इन व्हिच केस द सुप्रीम कोर्ट गेव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को बताया, बताइए? बिल्कुल सही, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ही बताया ये बात भी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग किस केस में बताया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13 इज टू सिक्योर द पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज, according to article 15 the state shall not deny to any person the equal protection of the laws within the territory of India, बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ओनली ए इज द राइट आंसर, ओनली ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्लास 4 ऑफ द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इंसर्टेड बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 states that a constitution amendment act passed according to article 368 of the Indian constitution is not allowed within the meaning of article 13. This amendment was declared void in which of the following cases, बताइए किस केस में इस चीज़ को डिक्लेयर नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया? बताओ बताओ। बिल्कुल सही, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसको चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पजेस्ड बाई सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, कि ऑल कोर्ट, कि नन ऑफ द अबव? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बाई लॉज, कस्टम हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, कि ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इज इन रिगार्ड टू आर्टिकल, किस आर्टिकल से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स रिलेटेड है? बिल्कुल आर्टिकल 13 है। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाइज टू किस में? ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, कि द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन, कि टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, कि टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल? बताओ
बिल्कुल, ओनली प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स लागू होता है, ठीक है। इक्लिप्स का मतलब होता है कि ग्रहण लग जाना। जितना पार्ट किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इनकंसिस्टेंट है किसके उसमें फंडामेंटल राइट के, उतना क्या हो जाएगा, उस पर इनऑपरेटिव हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का पार्ट जितना कंसिस्टेंट है वो चलता रहेगा। तो जब वो इनकंसिस्टेंसी हट जाएगी किसी दिन, तो वो फिर से उदय हो जाएगा, यानी उसको नल एंड वाइड नहीं घोषित किया जाता है, बस उसको डॉर्मेंट स्टेज में भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा ख़त्म नहीं हो जाता ना, वो ढक जाता है। उसी तरह से जब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स बताता है कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो अगर इनकंसिस्टेंट है तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी वो क्या हो जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा, ढक जाएगा, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इनकंसिस्टेंसी हटेगी वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव हो जाएगा। आगे बात समझ। अगला क्वेश्चन हमारा जुडिशियल रिव्यू मीन्स, जुडिशियल रिव्यू का मतलब हमें बताना है इस क्वेश्चन में। जुडिशियल रिव्यू टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ वन हाई कोर्ट बाय द अनदर हाई कोर्ट, और जो भी है टू रिव्यू वंस ओन जजमेंट, टेस्टिंग द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि टेस्टिंग द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय जुडिशरी। बिल्कुल बिल्कुल सही, सबका सही है, टेस्टिंग द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th schedule of constitution has been made permissible by which of the following case decided by the Supreme Court। किस केस में बताया गया कि जो अपना ये है 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सही है सबका। अगला क्वेश्चन है अंडर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, रिव्यू द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज। बताओ, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाज द फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस केस से अराइज होता है, बिल्कुल सही, मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट सेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। आर्टिकल 13 clause 1 Indian Constitution. Next is the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be wide। क्या हो जाएगा, बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट of this constitution made under article 368 of the Indian Constitution। clause 4 has been inserted by which of the following amendment acts। बताइए, बिल्कुल सही, सबका सही है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्लास 4 को ऐड किया गया, किसमें, आर्टिकल 13 में। अगला क्वेश्चन, which one of the following statement regarding the exercise of judicial review is not correct। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यूनानिमस ओपिनियन ऑफ दी ऑल जजेस इज नेसेसरी फॉर डिक्लेयरिंग अ लॉ नल एंड वाइड, ये करेक्ट नहीं है। और क्या होगा, क्योंकि हर जगह पर मेजॉरिटी की बात ली जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बेंच बनाई जाएगी, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो चाहे नॉर्मल बेंच हो, फुल बेंच मतलब 3 लोगों की बेंच, 3 जजेस की बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की बेंच। डिवीजन बेंच मतलब 2 लोगों की बेंच, ठीक है। सिंगल जज बेंच की तो सिंगल जज बेंच कहते ही हैं, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन हमारा कि असर्शन दिया है जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रोसेस टू रेस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर व्हिच मे नॉट बी सैंक्शनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और रीजन है हमारा द सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, बिल्कुल सही, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन हमारा कि which one of the following statement is correct। the power of judicial review means the power of the Supreme Court to set aside any executive decision if it is against statutory law। number 2, set aside any provision of law if it is contrary to fundamental right। कि examine constitutional validity of any administrative action as well as legislative action।
legislative provision and strike it down if it not found in accordance with constitutional provision. बिल्कुल C is the right answer. C is the right answer. Next question is right to equality are contained in which article? किस आर्टिकल में right to equality कंटेंट की गई है? बिल्कुल आर्टिकल 14 से लगा करके आर्टिकल 18 तक right to equality को इनकलकेट किया गया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आर्टिकल्स कम अंडर राइट टू इक्वलिटी? तो आर्टिकल 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17, 18. कितने हो गए? 5 हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ फंडामेंटल राइट इंश्राइंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताओ. आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात कहाँ पे की गई है? आर्टिकल 14 में की गई है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके. अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कन्फाइंड टू. आर्टिकल 14 किस चीज़ पे कन्फाइंड है? बताओ. टू एनी पर्सन. मतलब आर्टिकल 14 सबको है, खाली ये सिटीजन ऑफ इंडिया पे नहीं है. ओके. अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ लॉ इज फाउंड इन. रूल ऑफ लॉ किस में फाउंड किया जाता है? आर्टिकल 14 में फाउंड किया जाता है. अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स विद द रूल ऑफ लॉ? आर्टिकल 14. पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है. ठीक है. अगला क्वेश्चन हमारा द इक्वलिटी. आप लोग ये याद कर लेना, रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन किस में? आर्टिकल 14 में. द इक्वलिटी प्रोविजन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है. अगला क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू हुम. किसको अवेलेबल है? सिटीजन को, नॉन सिटीजन को, कि दोनों को? अभी हमने पढ़ा था कि ये पर्सन पर है. पर्सन मतलब सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों आ जाते हैं. तो बी, सी इज़ द राइट आंसर, बोथ. अगला क्वेश्चन हमारा हमें एसर्शन और रीजन दिया हुआ है. एसर्शन है हमारा कि द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स दैट देयर शुड बी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. रीजन है हमारा ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाई नेचर अटेनमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन श्रीलेखा विद्यार्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन. किस चीज़ पर बेस्ड है? बिल्कुल राइट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है. ठीक है. राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेशन बाई लॉ इन द मैरिजेबल एज ऑफ बॉयज. आर्टिकल 21 ईयर एंड गर्ल आर्टिकल 18 ईयर्स. डज इट ऑफेंड द आर्टिकल 14? डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14. बिल्कुल बी इज द राइट आंसर. डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14. डज नॉट ऑफेंड आर्टिकल 14. ओके. अगला क्वेश्चन है हमारा a law which disqualifies a person with more than 2 children from holding the post of panch sarpanch is valid and not violative of article 14 of the constitution. In which of the following cases the supreme court gave the such decision? जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा. जावेद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ लॉ व्हिच डिस्क्वालीफाइज अ पर्सन विद मोर देन 2 चिल्ड्रन फ्रॉम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ पंच सरपंच इज वैलिड एंड नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड न्यू अप्रोच फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी. किस केस में? बिल्कुल ईपी रोयप्पा वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने न्यू अप्रोच अपना लिया. किस चीज़ के लिए? इक्वलिटी के प्रिंसिपल के लिए. अगला क्वेश्चन हमारा द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इन आर्टिकल 14 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया. अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल पर्सन. क्या प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14? इक्वलिटी बिफोर लॉ, रिजर्वेशन की इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की फ्रीडम. बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर. सी इज़ द राइट आंसर. इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है. अगला क्वेश्चन, which of the following is true and correct regarding article 14 of the constitution of India? It forbids class legislation, it allows reasonable classification. Both, it forbids class legislation and allows a reasonable classification. None of these. बिल्कुल C is the right answer. अगला क्वेश्चन, the term equality in article 14 of the Indian constitution means. equality का मतलब क्या है आर्टिकल 14 में? इक्वलिटी का मतलब है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन,
आर्टिकल 14 डज नॉट इनकम्पास, किस चीज़ को में को आर्टिकल 14 नहीं इनकम्पास करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी को इनकम्पास नहीं करता। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है। आर्टिकल 14 किस चीज़ की बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ कंटेन इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अवेलेबल टू हुम? बिल्कुल, ऑल पर्सन वेदर नेचुरल और लीगल, डी इज द राइट आंसर, सबको अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद रीजनेबल क्लासिफिकेशन? रीजनेबल क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, बोथ द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया एंड द डिफरेंसिया मस्ट हैव ए रिलेशन, रेशनल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट sought टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब भैया यही होता है कि द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, एंड इंटेलिजिबल डिफरेंसिया मतलब होता है उसके पीछे कोई रीजनेबल कॉज होना चाहिए, कोई इंटेलिजेंट, मतलब ऐसे आर्बिट्रेरली विम्स एंड फैंसीज पे नहीं बना दिया गया होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट, आर्टिकल 14 किस चीज़ को प्रोहिबिट नहीं करता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन को प्रोहिबिट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू डाइसी द मीनिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ मे बी डिस्कस्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स? इक्वलिटी आफ्टर लॉ, इक्वलिटी ऑफ फिक्स्ड रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी अंडर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिल्कुल सही, इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन? बताइए, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को कौन सा अवेलेबल है? राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ अवेलेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वलिटीज इच आर इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वलिटी, के क्या क्या राइट टू इक्वलिटी में? बिल्कुल, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सब कुछ है, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच फंडामेंटल राइट प्रोवाइड द बेसिस फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का बेसिस कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? बताओ। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? कौन सा डिड्यूस करता है? द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए रेड विद आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ए रेड विद आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, इस सब कुछ को रीड ऑल एक साथ सबको पढ़ना है, ठीक है, और वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? कौन सा आर्टिकल ऐसा करता है? आर्टिकल 15 करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि हम इक्वलिटी वाले चीज़ों को पढ़ रहे हैं अभी पे, तो हमने आर्टिकल 14 डिस्कस कर लिया है। अब हम किस आर्टिकल के जो है ये डिस्कस करेंगे प्रोविज़न? आर्टिकल 15 के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15। नंबर 2 मतलब नंबर नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 15 क्लास 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू होम? किसको अवेलेबल है ये? एनी सिटीजन को। ये याद रखना, आर्टिकल 14 किसको अवेलेबल था? सब लोगों को अवेलेबल था, एनी पर्सन को अवेलेबल था। आर्टिकल 15 किसको अवेलेबल है? आर्टिकल 15 सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन व्यू ऑफ, किस उसमें प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हेल्ड किया गया है? आर्टिकल 14 क्लास 4 एंड 16 क्लास 4 में किया गया है ऐसा। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच रिसेंट केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसजेंडर्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस? इस चीज़ को आप लोगों को उसमें पढ़ाया भी गया है शायद, नालसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नालसार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में बताया गया था, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बताया गया था ट्रांसजेंडर पर्सन आर आल्सो अ पर्सन विद इन द मीनिंग ऑफ व्हाट? आर्टिकल 14 एंड 15 एंड 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर, किस आर्टिकल में क्लासिफाइबल है? बिल्कुल डी, द राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज गवर्न्ड बाई, किस चीज़ से गवर्न होते हैं? बिल्कुल, आर्टिकल 15 क्लास 4 से गवर्न होते हैं, आर्टिकल 15 क्लास 4 से गवर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15 क्लास 4
मीन्स बैकवर्डनेस का मतलब क्या है आर्टिकल 15 क्लास 4 में? बिल्कुल सही, मस्ट बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। 15 क्लास में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की बात की गई है, और 15 क्लास 6 में किसकी बात की गई है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन EWS जिसे कहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन? इंडियन सिटीजन को क्या अवेलेबल है? आर्टिकल 15 अवेलेबल है, क्योंकि आर्टिकल 14 किसको अवेलेबल है? एनी पर्सन को। आर्टिकल 20 किसको अवेलेबल है? एनी पर्सन को। बट आर्टिकल 15 किसको अवेलेबल है? सिर्फ इंडियन सिटीजन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास 5 इन आर्टिकल 15 मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन बैकवर्ड एंड टू बैकवर्ड एंड SC/ST क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इंसर्टेड बाई व्हिच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? बताइए। बिल्कुल 72nd अमेंडमेंट से इसको इंसर्ट किया गया। 72 72वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इज गवर्न बाई? किसके द्वारा ये गवर्न होते हैं बताओ? आर्टिकल 15 क्लास 5 से गवर्न होते हैं। आर्टिकल 15 क्लास 5 से गवर्न होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि असर्शन ए, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वलिटी। रीजन है हमारा आर्टिकल 14, 15, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कलेक्टिवली lay down the principle of equality and prohibition of discrimination। ठीक है, 11 का A is the right answer। both A and R are individually true and R is the correct explanation of A। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट परमिट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच वन इज दैट? बताओ। बिल्कुल सही, अस क्लास ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, इसको नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन? आर्टिकल 15 क्लास 3 में। आर्टिकल 15 क्लास 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 15 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर? किस चीज़ का स्पेशल प्रोविजन बना सकती है पार्लियामेंट? बताओ। बिल्कुल वेमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकती है। अगला क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड आर्टिकल 15 क्लास 5 कॉन्स्टिट्यूशनल? किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया? अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 15 क्लास 5 को, जिसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की गई है, उसको क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन वाज द स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इंट्रोड्यूस्ड बाय एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताओ। बिल्कुल स्टेट ऑफ मद्रास और से चंपकई दोरईराजन, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ? किसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है? बिल्कुल सही, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आर एनी ऑफ देम। डी इज़ द राइट आंसर। सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, मतलब मज़ा आ गया हम लोगों को। बस ये 1 तारीख को आप लोग जा कर के भी खूब बढ़िया से परफॉर्म कर देना, हम लोगों का नाम रोशन कर देना। कितने लोग नाम रोशन करोगे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम नोट डाउन कर रहे हैं कि सबका नाम नोट डाउन करके बताएंगे ग्रुप में कि कौन कौन नाम रोशन हमारा कर रहा है, कौन कौन नहीं करेगा। तो जितने लोग करेंगे वो लिखें यस सर हम करेंगे नाम रोशन। बहुत सही, बहुत सही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परमिट्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन? स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन कौन सी बात करता है? 15 क्लास 3 बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू डिफरेंट कैटेगरी? डिफरेंट कैटेगरी से कौन सा बिलोंग करता है बताओ? आर्टिकल 14, 15, 16, 39। बिल्कुल, पहली बात तो कि आर्टिकल 14, 15, 16 फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 39 DPS पे है। दूसरी बात कि आर्टिकल 14, 15, 16 किसकी बात करता है? राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। और आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? वो DPSP का प्रोविजन है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल डी कह रहा हूँ, ऑप्शन डी आर्टिकल 39 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे डिस्कस किया था कि उसमें किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी SC ST और OBCs के लिए सीट को रिजर्व किया गया। तो वो मैंने शायद उसमें 72nd अमेंडमेंट एक्ट बता दिया था, वो गलत बता दिया है, गलत निकल गया शायद मुझसे। वो 93rd A ऑप्शन में जो था वो सही है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट।
ए ऑप्शन में जो था वो सही है, ठीक है, सब लोग मार्क कर लोगे उसको। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो कई बार होता है ना, दिमाग से उतर जाती हैं चीज़ें, माफ़ कर दोगे ना सब लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज द बेसिक कंटेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल 16 का है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमें जॉब वगैरह में जो रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 16 से मिलता है, और पढ़ाई वढ़ाई के लिए रिजर्वेशन कहाँ मिलता है, आर्टिकल 15 में मिलता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेव्स वर्टिकल रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कौन सा? आर्टिकल 16 क्लास 4 बताता है इसको, वर्टिकल रिजर्वेशन को, आर्टिकल 16 क्लास 4। अगला क्वेश्चन, द कैचअप रूल एस्टेब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किस कैचअप रूल किस आर्टिकल से रिलेट करता है, बताओ। आर्टिकल 16(4) कैपिटल ए से, आर्टिकल 16(4) कैपिटल ए से, आप लोग लिख लोगे इस चीज़ को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैचअप रूल किस आर्टिकल में, आर्टिकल 16 क्लास 4 कैपिटल ए। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बताइए। बिल्कुल, कैचअप रूल, यही इसी को कैचअप रूल कहते हैं कि प्रोवाइड्स रिजर्वेशन इन प्रमोशन, आर्टिकल 16 क्लास 4 कैपिटल ए। जो SC ST के लोग होते हैं उनको अगर जॉब मिली है और वो उतने अगर इफ़िशिएंट नहीं है कि वो खुद से प्रमोट हो सकें, तो उनको उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस रूल को कैचअप रूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है, इज गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, is guaranteed to all citizens of India within which article? Article 16. अगला क्वेश्चन, which article of the constitution enables the state to have a special drive for unfilled reserved vacancies of a year? कैचअप रूल नहीं, कैरी फॉरवर्ड रूल, आर्टिकल 16 क्लास 4 कैपिटल बी, डी इज द राइट आंसर। कैरी फॉरवर्ड रूल उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द टर्म कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इज मेंशन्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? बिल्कुल सही, आर्टिकल 16 कैपिटल 4 कैपिटल ए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन सेड इन मैनी केसेस, फॉर एग्जाम्पल देवदासन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दैट आर्टिकल 16 शुड बी रेड विद, आर्टिकल 16 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए? बिल्कुल, आर्टिकल 46 और 335 के। 335 बात करता है कि इफ़िशियंसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन जब हम दे रहे हों तो, ठीक है। और 46 बात करता है कि प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ SCs एंड STs, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच प्रोविजन हैज़ बीन एडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट एक्ट, 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000, कौन सा प्रोविजन ऐड किया गया, बताइए। बिल्कुल सही, आर्टिकल 14(4) कैपिटल बी ऐड किया गया, आर्टिकल 14 कैपिटल 4 कैपिटल बी को ऐड किया गया किससे, 81st अमेंडमेंट एक्ट से। अगला क्वेश्चन, मेंशन द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अप टू द लेटेस्ट केस, यूज द कोड गिवन बिलो, अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, एम्स वर्सेस स्टूडेंट्स यूनियन एम्स, बताओ आंसर बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा? ए इज द राइट आंसर। सबसे पहला केस था MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, 1965 वगैरह के आसपास का केस है ये। फिर आ जाता है हमारा अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, फिर अपना मंडल कमीशन का केस जिसे इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, और लेटेस्ट केस है एम्स वर्सेज स्टूडेंट्स यूनियन एम्स, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्लास 4B वाज एडेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो 81st अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 सब्जेक्ट मैटर, लिस्ट 2 केस, रिजर्वेशन इन अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस, इसको किससे मैच करेंगी? EV चिनैया वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से, कि 27% रिजर्वेशन फॉर OBCs इन गवर्नमेंट सर्विसेज, ये किस में बात की गई है? बिल्कुल सही, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। 27% रिजर्वेशन इंदिरा साहनी में हो जाएगा हमारा, ठीक है।
और सी हमारा कहाँ गया, सी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, आ गई बात समझ सबको। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीजन। किस केस में बताया गया, बिल्कुल स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस के केस में बताया गया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। अगला क्वेश्चन हमारा, कैरी फॉरवर्ड रूल ले डाउन टू बी अल्ट्रा वायर्स इन द केस ऑफ, किस केस में बताया गया अल्ट्रा वायर्स। ठीक है, बिल्कुल सही, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया। अगला क्वेश्चन, इन इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, कि क्या हेल्ड किया गया, बिल्कुल कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि देयर कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अगला क्वेश्चन हमारा, द राइट टू इक्वलिटी प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम, किस चीज़ के लिए प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल गिविंग रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स irrespective of any consideration to efficiency of आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 335 आर्टिकल 335 आप लोग बेरेक्ट जो रखे हो जल्दी जल्दी पलट के देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 1982 अपहेल्ड OBC रिजर्वेशन व्हाइल सेपरेटिंग द क्रीमी लेयर। OBC रिजर्वेशन से कौन सा रिलेटेड है, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोविजन टू फिल बैकलॉग वैकेंसी वाज इंसर्टेड इन द आर्टिकल 16 बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया। 81st अमेंडमेंट, बैकलॉग वैकेंसी को फिल करने के लिए कौन सा, 81st अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, द नेम ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड क्रीमी लेयर इशू वाज, कौन सी कमेटी थी ये, बिल्कुल जस्टिस रामानंदन कमेटी। डी इज द राइट आंसर, जस्टिस रामानंदन कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा, नोट डाउन कर लोगे आप, क्रीमी लेयर का इशू डिसाइड करने के लिए कौन सी कमेटी थी, जस्टिस रामानंदन कमेटी। अगला क्वेश्चन हमारा, द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ नॉन रिजर्व्ड क्लास ट्रांसप्लांटेड बाय एडॉप्शन और मैरिज or conversion or any other voluntary act to a family belonging to reserved class does not become eligible to the benefit of reservation either under article 15 class 4 or 16 class 4 of the constitution in, किस केस में ऐसा बोला गया, वलसम्मा पाउल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी। कई बार मैंने कई लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि जो सो कॉल्ड अपर क्लास की लड़कियां, अपर कास्ट की लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि हम SC ST से शादी कर लेंगे और हमको नहीं भैया, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर आप SC ST से शादी कर लोगी तो भी आप जिस कास्ट की हो, आपके पापा की जो कास्ट थी वही आपकी कास्ट मानी जाएगी, आपके हस्बैंड की कास्ट आपको नहीं मिलेगी और आपको कोई नौकरी वोकरी में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, It has been held by the Supreme Court that appointment of the candidates in excess of the notified vacancies is a denial and deprivation of the fundamental right under Article 14 read with Article 16 Clause 1 of the Constitution in, किस केस में बात बताई गई है, बिल्कुल केरला पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस डॉक्टर कंजम्मा एलेक्स। ए इज द राइट आंसर, नोट डाउन कर लोगे आप सब लोग। Creamy layer rule excluding the well-placed members of a caste from reservation was first laid down in the case of, किस केस में इस चीज़ को ले डाउन किया गया है, बिल्कुल इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सबसे पहले ले डाउन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज द मंडल केस। मंडल कमीशन का केस अभी मैंने बोला था, इंदिरा साहनी को ये केस कहते हैं, क्योंकि जो OBC रिजर्वेशन देने का जो कमीशन बैठाया गया था, तो सबसे पहला कमीशन कौन था, काका कालेलकर कमीशन, और दूसरा केस कौन बनाया गया था, मंडल के BP मंडल के उसमें अध्यक्षता में बनाया गया था, इसलिए उस कमीशन को क्या कहा जाने लगा, मंडल कमीशन कहा जाने लगा, मंडल कमीशन केस। ओके, हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर आर्टिकल 16 द वर्ड एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अप्लाइज टू ओनली टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाट कम्युनिटी ऑफ वेरियस स्टेट्स इज, क्या है जाट कम्युनिटी, क्या है, नॉट बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16 क्लास 4 है। जाट जो होते हैं ना, जैसे यूपी में जितने लोग होंगे वो अगर वेस्टर्न यूपी में जाएंगे
तो मथुरा, आगरा और वहाँ के आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पे जाट कम्युनिटी बहुत पाई जाती हैं, तो वो क्या है, वो ओबीसी में नहीं आती हैं। अकॉर्डिंग टू होम? मेरे अकॉर्डिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अंडर, बताओ किस उसमें है? बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिजर्वेशन कैनॉट एक्सीड 50%, मैक्सिमम 50% को नहीं एक्सीड कर सकती। किस केस में ये बात बताई गई है? बिल्कुल सही, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 डील्स विद द रिजर्वेशन इन द स्टेट सर्विसेज फॉर, किस चीज़ से रिलेट करता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर्सन विद डिसेबिलिटी से डील करता है। राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पर्सन विद डिसेबिलिटी से डील करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16(4) कैपिटल ए प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ए इनेबलिंग प्रोविजन, बताओ। बिल्कुल, यम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट provide that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religion shall profess a particular religion, ये है वायोलेटिव है कि नहीं है? बिल्कुल, इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स नॉट वायोलेटिव। अगर कोई हिंदू जो टेम्पल है उसमें कोई मुस्लिम प्रीस्ट नहीं बैठाया जा सकता, उसका मैनेजमेंट कोई मुस्लिम नहीं कर सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता, कोई पारसी नहीं कर सकता। उसमें क्या होना चाहिए? उसके एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर? किसी हिंदू के अंडर होना चाहिए। और ये चीज़ क्या है? वायोलेटिव नहीं है। किस चीज़ की? इक्वलिटी की। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 16 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फाउंड टू बी करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, बताइए। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस विल बी इनवैलिड अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इट इज नॉट फाउंडेड ऑन अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। Number 2 is residence cannot be ground for disqualifying a person for appointment under a state unless parliament to prescribe under article 16 class 3। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। रेजिडेंस को जो बेसिस बना करके डिस्क्रिमिनेशन कौन सिर्फ कर सकता है? खाली पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकती है। अगला क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ज़रूरी है, हमने इसीलिए आपके लिए स्पेशली डिजाइन किया है सब, कि आप लोगों को क्या हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए सब। पहला क्वेश्चन हमारा, क्लास 1 and 2 ऑफ द आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality of opportunity to all citizens in the matters of appointment to any office or of any other employment under the state. However, class 3 to 5 lays down the following several exceptions to the rule of equality. Number first, though any citizen of India irrespective of the residence is eligible for any office or employment under the government of India class 2, residence may be laid down as a condition for the particular class of employment under the state or a local authority therein by an act of parliament in that behalf. Class 3. Number second statement is the state as defined in article 12 may reserve any post or appointment in favor of any backward class of citizen who in the opinion of the state are not adequately represented in the services of or under the state. Class 4. इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इज दैट। दोनों करेक्ट हैं, दोनों करेक्ट हैं। मैं फिर से स्टेटमेंट आपके सामने कर देता हूँ, दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ लो और दोनों करेक्ट हैं, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कौन सा करता है? बिल्कुल सही, डी। ए एंड बी एंड सी ऑल टू बी रेड टुगेदर। द वर्ड सोशलिस्ट अंडर प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रेड विथ 14, 16, तो क्या हो जाएगा? सबको अगर एक साथ पढ़ेंगे तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट में क्या कर लेगी? डिड्यूस कर लेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन अंडर, किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को फॉरबिड किया गया? आर्टिकल 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, an unlawful compulsory labor is deemed to be a practice of untouchability when any person compels other person to do, क्या करने के लिए अगर वो करता है तो? scavenging, removing any carcass, sweeping, all of the above, तो किस में आ जाएगा? untouchability में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा,
आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ किस चीज़ से डील करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से डील करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नो सिटीजन ऑफ इंडिया सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। क्या है ये, करेक्ट है कि रॉन्ग है? आर्टिकल 18 कहता है कि ये करेक्ट है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकता, किसी कोई टाइटल नहीं ले सकता फॉरेन स्टेट से। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी इज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अ क्रिमिनल ऑफेंस, बोथ की वायोलेशन ऑफ लीगल राइट ओनली? बोथ है भैया, बोथ है, क्राइम भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का तो वायोलेशन है ही है। अगला क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के लिए या पावर देने के लिए किया गया है? बिल्कुल आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी रिमूवल के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 को इनेक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस टाइटल? टाइटल को एबॉलिश कौन करता है? बताओ बताओ। 18 करता है, आर्टिकल 18 एबॉलिश करता है टाइटल्स को। अगला क्वेश्चन, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल से रिलेटेड है? बिल्कुल सही, आर्टिकल 18 से रिलेटेड है। इसमें भी टाइटल वाइटल की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 17 में है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल किस में है? आर्टिकल 18 में है। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किस में है? आर्टिकल 24 में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग किस में है? आर्टिकल 23 में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विल लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर गिवन बिलो। द स्टेट सेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। तो किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? बिल्कुल आर्टिकल 15 में कही गई है। तो ए को हम किससे मैच करेंगे? 2 से मैच करेंगे। ठीक है, और ये सी में ऑप्शन में मैच है। अगला भी चेक कर लेते हैं। आप इसको पॉज कर लो यार, पढ़ लो, क्या ही मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँ। ठीक है, अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन आर्टिकल 17 में किया गया है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की गई है। यही सब है। आगे बढ़े, पॉज करके देख लो सब लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन है हमारा, which आर द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? It forbids the government from bestowing any title on any citizen or foreigner except military or academic distinction। बात सही है कि गलत है? सही है, सही है। ओके, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। तो इसका हमारा सब तीनों स्टेटमेंट सही है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनविसेज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए। 1 and 4 बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर पहला, और चौथा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रुथ अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ, किसके बिना कंसेंट के? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द केस इन्वॉल्विंग आर्टिकल 17 राइट्स क्या कहता है? अनटचेबिलिटी वाज व्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड ए कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। एज 15 का क्या हो जाएगा हमारा? बी, डेमोक्रेटिक पीपल्स यूनियन वर्सेस इंडियन यूनियन, ईयर 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, नहीं, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस इंगाले अप्पा बालू में ये बात बोली गई थी। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस इंगाले अप्पू बाला। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस। अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज पनिशेबल इन अकॉर्डिंग विद लॉ। यस। ओके, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द स्टेट टू कन्फर टाइटल ऑन एनीबडी वेदर आर सिटीजन और नॉन सिटीजन एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 बात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रुथ अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ whom प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वॉज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू व्हिच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, आर्टिकल 17 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is prohibited without the consent of the president of India according to article 18। बताइए। all of the conferment of title be accepting any title from foreign state and accepting any gift or office of any kind from or under any foreign state। all of the above is the correct answer। अगला क्वेश्चन, which of the following is prohibited without the consent of the president of India according to article 18। क्या प्रोहिबिट कर दिया गया? ऑल ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। ऑल ऑफ द डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एन अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर इज डिफाइंड टू बी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी व्हेन एनी पर्सन कंपेल्स अदर पर्सन्स टू डू क्या? स्कैवेंजिंग, रिमूविंग कारका, स्वीपिंग। ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, Article 18 of the Indian Constitution gives the provision of abolition of titles. Which of the following are the provisions under Abolition of Titles Act? No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit of or trust under the state, accept without the consent of the president any टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सब सही है। ओके, आई होप आप लोगों को ये इस टेस्ट में मज़ा आया। सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, हमने देखा है। आज हमने आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17 को के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखोगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा वो आकर के कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, पूछना हो अगर मन हो, नहीं तो कहाँ पे आकर के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछोगे सब लोग, ठीक है। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको डील करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय। और कल सब लोग मॉर्निंग में 10:30 बजे आकर के टेस्ट दोगे, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।